सोलो लेवलिंग। नेक्स्ट चैप्टर। तो आगे के इस चैप्टर में हम देखते हैं कि जापान के अंदर जो गेट ओपन हुआ है, उस गेट के ओपन हुए 3 दिन हो चुके हैं और वहाँ पर जो तबाही हुई है, उस तबाही को 2 रिपोर्टर्स हमें बताते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है। अब आगे एक कैमरामैन और एक रिपोर्टर्स एक हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर कहते हैं, ये बहुत भयानक है। बीस्ट इमारतों को डिस्ट्रॉय कर ही रहे हैं और वो पेड़ों को भी जड़ से उखाड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो इंसानों के अस्तित्व से जुड़ी सभी निशानी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और मामले को बदतर बनाने के लिए वो इंसानों को भी खाते हैं। आगे वो कैमरामैन कहता है, तो क्या हम भी? रिपोर्टर कहता है, चिंता मत करो, कई रिपोर्ट के मुताबिक हम सुरक्षित हैं जब तक हम पहले हमला नहीं करते और उनकी पहुंच से बाहर रहते हैं। असली समस्या वहां पर वो बड़ा आदमी है जो इन सभी जायंट से अलग है, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा गेट के सामने पहरा दे रहा है। क्या वो गेट की रखवाली कर रहा है या किसी का इंतजार कर रहा है? आगे वो कैमरामैन कहता है, क्या मैं वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो? मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, मुझे लगता है कि वो चीज जिंदा नहीं है। जरूर वो सांस ले रही है और घूम रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी हरकतें रोबोट जैसी हैं, जैसे उसे प्रोग्राम किया गया हो। आगे वो रिपोर्टर कहता है, एक रोबोट है ना, काश कम से कम तब हम उन्हें मार गिराने में काबिल होते। उस गेट से निकले 30 जानवरों में से हम केवल 2 को ही मार पाए हैं। आगे वो रिपोर्टर कैमरामैन से पूछता है कि इस जंक्शन के ब्रेक हुए कितने दिन हो चुके हैं? आगे कैमरामैन कहता है, शायद 2 दिन। अब वो कहता है, मैं हैरान हूँ कि क्या हम इस सिचुएशन को कभी कंट्रोल कर पाएंगे इससे पहले कि पूरा जापान खत्म हो जाए। अब इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। आगे संग जिन्हो जिन्हो से कहता है कि मैं जापान जा रहा हूँ। जिन्हो हैरान होकर कहता है, क्या आप जापान जा रहे हैं? क्या आपने वो न्यूज़ नहीं देखी? ये रेड जेजू आइलैंड से काफी अलग है। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतने बड़े मैजिकल बीस्ट को नहीं देखा सर। आगे जिन्हो कहता है, अगर मैं सफल हुआ तो दुनिया भर के लोगों को हमारे गिल्ड का नाम पता चल जाएगा। अब आगे संग जिन्हो अपने मन में सोचता है, आमतौर पर जिन्हो मुझ पर विश्वास करता है और जो मैं तय करता हूँ उसके साथ चलता है, लेकिन इस बार वो सीरियस है। खैर, हमें काफी नुकसान हो सकता है। आगे जिन्हो कहता है, ठीक है सर, मैं आपके साथ चलूंगा। जिन्हो की ये बात सुनकर संग जिन्हो हैरान होता है। आगे जिन्हो कहता है, रेड गेट एक्सीडेंट, जेजू आइलैंड रेड और सबसे हाल ही में डबल डंक्शन एक्सीडेंट, क्या आप जानते हैं कि इन सब में क्या कॉमन है? मुझे समझ नहीं आता। बात यह है कि मैं कहीं नहीं दिखाई दे रहा हूँ सर। आगे हम देखते हैं कि जिन्हो एक न्यूज़पेपर को संग जिन्हो को दिखाते हुए कहता है कि इस फोटो में सिर्फ आपका चेहरा ही दिखाई दे रहा है, जबकि इस न्यूज़पेपर में मेरा नामो निशान नहीं है। इसलिए मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ ताकि लोग मुझे भी पहचाने। मैं आपके पीछे इसलिए आता हूँ ताकि मैं अपनी एक पहचान बना सकूं। और वो रोते हुए कहता है, ये एक लौती चीज है जिसे मैं गर्व से दिखा सकूं। यहाँ पर एक फैक्ट है कि मैं आपके साइड से गुजर रहा हूँ। मुझे यह कहने में शर्म आ रही है, लेकिन आप मुझे डींग मारने का मौका देते हैं सर। आगे संग जिन्हो कहता है, मुझे एक बिजनेस टाइकून के बेटे से ये सुनने की उम्मीद नहीं थी। अब आगे जिन्हो कहता है, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। आगे संग जिन्हो कहता है, अभी 1 सेकंड पहले तुमने मुझे वहां जाने के लिए रोका था, तुम्हें याद है? और मैंने कहा था मैं जा रहा हूं, है ना? अब आगे जिन्हो कहता है, मुझे आप पर भरोसा है सर, जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक मैं सुरक्षित हूँ। इसके बाद संग जिन्हो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, मैं ऐसे समय में जापान क्यों जाऊंगा? जिन्हो कहता है कि क्या? और संग जिन्हो को उसके घर जाने के लिए कहता है कि आज तुमने अच्छा काम किया, अब तुम घर जा सकते हो। अब जिन्हो थोड़ा हैरान होता है संग जिन्हो के इस व्यवहार से, लेकिन वो उसकी बात को मान जाता है। अब हम आगे देखते हैं, संग जिन्हो अपने ऑफिस से निकलकर अपने घर की तरफ जाता है और वो अपने मन में सोचता है, मैं अपने शैडो सोल्जर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन आर्किटेक्ट मेरे जितना ही पावरफुल था। भले ही मैं 100 लेवल पार कर चुका हूँ, जिसका मतलब ये है कि वहाँ अभी भी कई पावरफुल क्रीचर्स हो सकते हैं। ये एक बड़ी दुनिया है, बेशक इसमें ऐसे क्रीचर्स होंगे जो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि मैं केवल एक ही व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूँ जो सिचुएशन का ख्याल रख सके। ऐसा नहीं है कि मैं एक हीरो हूँ,
आगे हम देखते हैं कि संग जिन्वू अपने आप से बात करते करते अपने घर तक पहुंच जाता है और वो जैसे ही गेट खोलकर अपने घर में एंटर होता है कि तभी जिना कहती है, जिन्वू तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? जिन्वू कहता है कि हाँ। आगे हम देखते हैं कि संग जिन्वू अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं संग जिन्वू सोने जाता है। संग जिन्वू को नींद नहीं आती है और वो उठकर जिन्हा के कमरे में जाता है और वो जिन्हा से कहता है, क्या तुम सो रही हो जिन्हा? जिन्हा कहती है कि हाँ, क्या मैं तुमसे एक सेकंड बात कर सकता हूँ? आगे जिन्हा कहती है, मुझे सोने दो। आगे संग जिन्वू उसके पास बैठ जाता है और कहता है, मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं हाल ही में लगभग मर चुका था। अब आगे जिन्हा करवट बदलती है, जिसे देखकर संग जिन्वू घबरा जाता है और वो कहता है, रुको नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बस मरने का एक्सपीरियंस किया था कि मरने पर कैसा अनुभव होता है, लेकिन इस बार मुझे वास्तव में लगा कि मैं मर जाऊंगा। ये बहुत ही भयानक सिचुएशन थी। खैर, मैं जिंदा वापस आने में कामयाब रहा और मैं हर बार घर लौटने पर ग्रेटफुल रहता हूँ, इसलिए मैं इस बार भी वापस आ जाऊंगा। अब आगे हम देखते हैं कि जिन्हा सोई नहीं थी, वो सिर्फ करवट बदल कर नाटक कर रही थी सोने का और वो उसकी बातों को सुनकर भावुक हो जाती है और वो रोने लगती है। आगे संग जिन्वू उससे कहता है, इतने सालों तक मुझे रोकने के लिए, ना कहने के लिए थैंक्स। आगे जिन्हा कहती है, वैसे भी तुम मेरी बात कहाँ सुनते हो? अब आगे हम देखते हैं जिन्वू उसे कहता है, हाँ मैं वापस आऊंगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे मैं कितनी दूर क्यों ना रहूं। इसके बाद हम आगे देखते हैं अगले दिन संग जिन्वू हंटर गोगोनी से परमिशन लेकर जापान के लिए रवाना हो जाता है और अपने साथ जिन्वू को भी ले जाता है, जो कि एक बड़े से बैग को अपने पीठ पर लादे हुए उसके पीछे पीछे चलता है। अब आगे हम देखते हैं कि संग जिन्वू और जिन्वू जापान में एंटर हो चुके हैं और अपने गिल्ड के नाम के साथ एजेंट गिल्ड, संग जिन्वू एस रैंक हंटर गिल्ड मास्टर ऑफ द एजेंट गिल्ड, वो जिन्वू डी रैंक हंटर और वाइस गिल्ड मास्टर ऑफ द एजेंट गिल्ड। तो आगे हम देखते हैं कि जापान की मिलिट्री सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम कर रही है। अब आगे की एक अंकल और एक आंटी टाइप के दो लोग एक ऑफिसर से बात करते हैं और वो ऑफिसर कहता है, ट्रक में सभी घायल मरीजों के लिए काफी जगह नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 लोगों को ही ले जा सकते हैं। वो अंकल और आंटी कहते हैं, लेकिन यहाँ तो 10 से भी ज्यादा मरीज हैं जो ठीक से चल भी नहीं सकते। और वो ऑफिसर कहता है, ये उन लोगों के बारे में चिंता करने का समय नहीं है जो जल्द ही मर सकते हैं। आगे वो कहता है, अगर आप लोग यहाँ रहे तो मारे जाएंगे। आगे वो अंकल कहते हैं, फिर भी हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, मेरी पत्नी और मैंने अंत तक उनके साथ रहने का वादा किया है। और वो ऑफिसर कहता है, ठीक है, मैं पीछे रहूंगा, मैं ये जानते हुए भी भाग नहीं सकता कि यहाँ पर सिविलियंस हैं, चलो सब लोग अंदर के कॉर्नर में बैठ जाओ। अब आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जाइंट आ चुका था। अब वहाँ के जो सोल्जर्स थे वो उस जाइंट को देखने के बाद उसके ऊपर फायर करने लगते हैं, लेकिन वो जाइंट अपने हाथों की मदद से उनके बुलेट को ब्लॉक कर देता है और वो उन्हें कुचलने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक भाला उसके सीने के आर पार हो चुका है और वो जाइंट वहीं पर मर चुका है। आगे वो सोल्जर्स ये देखकर काफी हैरान होता है। अब आगे हम देखते हैं कि संग जिन्वू की आर्मी में से एक बड़ा सा सोल्जर्स आकर उसकी जान को बचाता है और वो सोल्जर ये देख के काफी हैरान होता है और वो कहता है कि ये क्या है। आगे संग जिन्वू वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि ये खतरनाक है, हमें दूसरी जगह जाना चाहिए, हॉस्पिटल पास ही है। अब आगे हम देखते हैं कि जिन्हू भी उसके साथ आया हुआ है और वो उन दो कपल के ऊपर चट्टाने गिरने से उन्हें बचाता है और जिन्हू कहता है, मैं यहीं पर रहूंगा और इन लोगों को बाहर निकालने में मदद करूंगा। आगे संग जिन्हू पूरे जोश में आ जाता है और वो कहता है, ओके, अब काम शुरू करने का समय आ चुका है। अब आगे संग जिन्वू उस बड़े से स्नैक को उन सभी बिग जाइंट के ऊपर छोड़ देता है। उस बड़े से स्नैक का साइज भी उन बिग जाइंट के इतना ही था या शायद उनसे ज्यादा था। अब आगे वो बड़ा स्नैक उन सभी जाइंट के ऊपर भारी पड़ रहा था और संग जिन्वू अपने एक ही वार से उनमें से कई जाइंट को मार चुका था। अब इसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैरीलैंड में, जहाँ पर कुछ हंटर्स संग जिन्वू के बारे में बात कर रहे थे और वो कहते हैं कि क्या संग जिन्वू जापान गया?
अब आगे उन तीनों लोग में से एक आदमी कहता है, मेरे अकॉर्डिंग मिस्टर सेलर ने उसकी पावर्स को अपग्रेड नहीं किया, एक भी लेवल नहीं। अब दूसरा हंटर बोलता है, वो मरने जा रहा है। अब आगे वही बंदा दोबारा कहता है, हम सभी के पावर्स मिस्टर सेलर के जरिए अपग्रेड की गई हैं, इसलिए हम किसी से भी बेहतर जानते हैं कि एक नॉर्मल हंटर की भी एक सीमा होती है। हालांकि वह फिर से रीअवेकिन हो गया है ना? हाँ, लेकिन वो शायद अपनी एबिलिटी को ज़्यादा आंक रहा है। क्या वो सोचता है कि इंसेक्ट और उन बिग जायंट के बीच में कोई तुलना है? खैर, बड़े सिर वाले हंटर्स हमेशा मारे जाते हैं। मुझे लगता है कि वो उन चींटियों को मारने से उसकी लाइफ छोटी हो गई है। अब आगे वहाँ पर दूसरा हंटर ये सभी बातें सुन रहा होता है और वो कहता है, मैं शर्त लगा रहा हूँ कि वो 1 दिन के भीतर मर जाएगा। दूसरा कहता है, रुको, मैं शर्त लगाता हूँ कि वो 2 दिन के भीतर मर जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि उनके पीछे एक और हंटर बैठा होता है और वो कहता है, इस केस में मैं भी शर्त लगाता हूँ। मैं इस बारे में इतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ कि वो एक बेहतर गिल्ड को बनाएगा जब वो बच जाएगा। और मेरा सुझाव है कि तुम अभी अपना ध्यान इस एस रैंक गेट के ऊपर फोकस करो जो हमारे पीछे पैदा हुआ है। मैं हैरान हूँ कि कल के डंजन ब्रेक के बाद आप में से कितने लोग अभी भी आसपास होंगे। आगे हम देखते हैं कि वो टकला कहता है, उस कमीने ने पूरा मूड खराब कर दिया। उसका साथी कहता है, बस उसे इग्नोर करो यार, वो हमेशा ऐसा ही रहता है। अब आगे हम देखते हैं कि वो दूसरा कोई नहीं बल्कि थॉमस आंद्रे होता है और वो कहता है, जापान इस समय सचमुच एक मज़ेदार जगह बन चुकी है। आगे हम देखते हैं कि वो रिपोर्टर्स संग जिनू को वहाँ देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं, घर से देख रहे सभी लोगों के लिए इस समय हम जो देख रहे हैं उस पर विश्वास करना कठिन है। तंग जिन्हों के बुलाए गए बीस्ट उन जाइन को नीचे ले जा रहे हैं और वो उन्हें जिंदा खा रहे हैं। मैं फिर से कहता हूँ कि जाइन को कीड़ों का झुंड खा रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि एक जाइन एक लड़की के पीछे पड़ा होता है और वो उसे अपने हाथों से पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वहां पर इग्रिस आ जाता है और उसके हाथ को काट देता है। तभी वहां पर आयरन आकर उसके सर को फोड़ देता है। अब आगे हम देखते हैं कि वो बीस्ट मारा जा चुका है और आयरन खुश हो जाता है। इग्रिस उस लड़की को एक प्यार भरी झपकी देता है। अब आगे जिन्हों उसके ये रफ्तार को देखकर कहता है, आयरन अपनी रैंक बढ़ाने के बाद अपनी लाइफ का सबसे अच्छा समय बिता रहा है। कम से कम वो अच्छा काम कर रहा है। आगे एक सोल्जर्स संग जिन्हों को थैंक्स करता है, लेकिन तभी संग जिन्हों उसे थम दिखाता हुआ कहता है, तुम एक बहादुर सोल्जर हो, तुमने आज अच्छा काम किया। जिसे सुनकर वो सोल्जर हैरान हो जाता है। अब आगे संग जिन्हों जिन्हों से कहता है, जिन्हों इस आदमी को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ और एरिया को साफ करो। और जिन्हों कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब आगे जिन्हों उस सोल्जर को अपने साथ ले जाता है और संग जिन्हों कहता है, अब सब कुछ ठीक है, अब काम करने का समय आ चुका है। अब आगे हम देखते हैं कि संग जिन्हों एराइज करता है। अब यहीं पर ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट चैप्टर में।